चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप दिल्ली में ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस चुनावी वादे पर बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कोरोना काल के दौरान गरीब किराएदारों का किराया भरने की बात कही थी। अदालत ने एकल पीठ के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सरकार को इस वादे पर नीति बनाने का निर्देश दिया गया था। बाकी की जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक लुभावन घोषणाओं को हमेशा कानूनी रूप से लागू करने योग्य वादा नहीं माना जा सकता। इस निर्णय से दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी का मामला सामने आया है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक अनजान शख्स ने सदन में घुसने की कोशिश की जिससे वहां मौजूद विधायकों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। बाकी की जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। इस गंभीर चूक के बाद अब विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रवेश प्रक्रिया मई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। ये प्रक्रिया कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। बाकी की जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि दाखिले के इच्छुक छात्रों को CUET UG 2026 परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है जो 11 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य इस बार प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है ताकि शैक्षणिक सत्र में देरी ना हो। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 विदेशी नागरिकों, जिनमें 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी मैथ्यू एरन वैन डाइक शामिल हैं, को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप हैं और इनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि जांच एजेंसी NIA के अनुसार ये आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और अवैध रूप से मिजोरम के रास्ते म्यांमार पहुंचे थे। आरोप है कि वहां उन्होंने विद्रोही समूहों को ड्रोन चलाने और आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी। NIA अब इनके डिजिटल गैजेट्स की जांच कर रही है ताकि इस पूरी साजिश के पीछे के नेटवर्क का खुलासा हो सके। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय DOE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, वंचित समूह DG और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए पहले कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष करीब 1.39 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे जिनका भाग्य आज सुबह 10 बजे हुए इस ड्रॉ से तय हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी सूचित किया जा रहा है। स्कूलों में दस्तावेजों के सत्यापन और दाखिले की प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलेगी। द्वारका अदालत ने जनकपुरी सीवर हादसे में एक बैंक मैनेजर की दुखद मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच और कार्यप्रणाली पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही करने में देरी की जा रही है। मैं आपको बता देता हूं कि न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करे और ये बताए कि अब तक संबंधित विभाग के अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया गया है। इस हादसे ने नागरिक सुविधाओं के रखरखाव और सरकारी लापरवाही पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब अदालत इस मामले की सीधे निगरानी कर रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली NCR में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए नए और कड़े उत्सर्जन मानक लागू किए हैं। आयोग ने अब पूरे क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए पार्टिकुलेट मैटर PM उत्सर्जन की सीमा को घटाकर 50 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित कर दिया है। उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माना और बंदी की कार्यवाही की जा रही है।
मैं आपको बता देता हूं कि CAQM की फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने हाल ही में 175 से अधिक अचानक निरीक्षण किए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाली 10 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नया मानक बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए 1 अगस्त 2026 से और बाकी अन्य इकाइयों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य रूप से प्रभावी हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम कर हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए डालमिया, गोदरेज और ईज माई ट्रिप जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख फ्लाईओवरों का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण करना है, जिससे शहर की सड़कों को एक वैश्विक पहचान मिल सके। मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोजेक्ट के तहत निजी कंपनियां न केवल फ्लाईओवरों की मरम्मत और रंग रोगन की जिम्मेदारी संभालेंगी, बल्कि उनके नीचे खाली पड़ी जगहों पर वर्टिकल गार्डन, लाइटिंग और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास भी करेंगी। ये मॉडल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है, ताकि दिल्ली की सुंदरता को बिना सरकारी खजाने पर बोझ डाले निखारा जा सके। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चल रहे मरम्मत कार्य की वजह से दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। NHAI द्वारा सड़क की मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू किए जाने के कारण मुख्य लेन के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है, जिससे व्यस्त घंटों के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे जाम से बचने के लिए आनंद विहार या यूपी गेट वाले वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें। ये मरम्मत कार्य अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है, इसलिए गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ की ओर जाने वाले लोग अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। परिवहन विभाग ने भी निर्माण स्थल के पास साइन बोर्ड और सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। दिल्ली विधानसभा परिसर में सोमवार दोपहर सुरक्षा की एक बड़ी चूक सामने आई, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक बाहरी व्यक्ति ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया। सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की इस कोशिश ने सदन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदिग्ध को तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। इस घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और प्रवेश द्वारों पर जांच प्रक्रिया को और अधिक सख्त कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति के इरादों का पता लगाने में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में फुटपाथों की कमी और बढ़ते अतिक्रमण ने पैदल यात्रियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। मुख्य सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी वालों और अवैध पार्किंग के कारण पैदल चलने वालों को जान जोखिम में डालकर सड़क के बीचों बीच चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया है। मैं आपको बता देता हूं कि स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग से कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस बदलाव नहीं दिखा है। मयूर विहार, लक्ष्मीनगर और शाहदरा जैसे व्यस्त क्षेत्रों में स्थिति सबसे खराब है। यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ सुनिश्चित नहीं किए जाते, तब तक पैदल यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। बाबा भगवान राम ट्रस्ट की नोएडा शाखा द्वारा 5 अप्रैल को सेक्टर 12 में एक विशेष निःशुल्क मिर्गी चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सामाजिक जागरूकता फैलाना और उन मरीजों की सहायता करना था जो आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस शिविर में दिल्ली और NCR के अनुभवी डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी वितरित की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुसार इस 1 दिवसीय शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टरों ने मिर्गी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए मरीजों को नियमित उपचार और सही जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर आगामी गर्मियों के दौरान राजधानी की चुनौतियों से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक का मुख्य केंद्र बढ़ते तापमान के बीच पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और बिजली की मांग को पूरा करना रहा, ताकि दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की किल्लत का सामना न करना पड़े। मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने इस साल धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल निकायों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया है। इस योजना के तहत पूरी दिल्ली में टैंकरों की संख्या बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जल पंप लगाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को भरोसा दिलाया कि इस ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले IPL मैच के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।
स्टेडियम के आसपास दोपहर 12 बजे से आधी रात तक यातायात प्रभावित रहने की संभावना है, जिसके चलते कई मार्गों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस ने वाहन चालकों को बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और आसफ अली रोड से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा दरियागंज से दिल्ली गेट और ITO से दिल्ली गेट की ओर व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड और राजघाट पावर हाउस रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जाम से बचने के लिए यात्रियों को मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। आम आदमी पार्टी नेतृत्व के साथ चल रही अनबन की खबरों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते हुए अपनी एक फोटो साझा की है, जिसे उनके वर्तमान राजनीतिक हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि ये किताब सत्ता हासिल करने, उसे बनाए रखने और विरोधियों को मात देने की रणनीतियों के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ समय से पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों में उनकी अनुपस्थिति और अब इस तरह की रहस्यमयी पोस्ट ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी के भीतर चल रहे शक्ति संघर्ष के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि राघव चड्ढा की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 मुख्य ऑपरेटिव इमरान और कमरान को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर सीमा पार से आधुनिक हथियारों की खेप मंगवाने और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय आतंकी गुटों तक पहुंचाने का गंभीर आरोप है। इनके पास से भारी मात्रा में विदेशी पिस्तौलें, कारतूस और कुछ आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये दोनों पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे और दिल्ली NCR में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों और फंडिंग के स्रोतों का पता लगाने के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर फरीदाबाद और पलवल के सीनियर कार्यकर्ताओं ने पुरानी यादें ताज़ा की। इस दौरान 1996 का वो ऐतिहासिक दिन चर्चा का केंद्र रहा, जब तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा प्रभारी के रूप में कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। कार्यकर्ताओं ने साझा किया कि किस तरह उनके मार्गदर्शन ने राज्य में संगठन को मजबूती दी। वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि उस समय नरेंद्र मोदी ने न केवल सांगठनिक रणनीति सिखाई, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर जुड़कर काम करने पर जोर दिया था। स्थापना दिवस पर आयोजित इन कार्यक्रमों में उन पुराने संस्मरणों को याद कर नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और संघर्ष के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी गई। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शहर के 6 प्रमुख फ्लाईओवरों के नीचे पड़ी खाली जगहों को विकसित करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग इन स्थानों का कायाकल्प कर इन्हें उपयोगी और आकर्षक बनाएगा, ताकि वहां अतिक्रमण और गंदगी की समस्या को खत्म किया जा सके। मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना के तहत इन फ्लाईओवरों के नीचे के हिस्सों में वर्टिकल गार्डन, बच्चों के लिए छोटे खेल क्षेत्र, बैठने के लिए बेंच और सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा अंधेरे वाले हिस्सों में LED लाइटिंग और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि इन फ्लाईओवरों के नीचे के हिस्सों को लैंडस्केप हब के रूप में विकसित कर दिल्ली को एक वैश्विक पहचान दी जाए। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को हुई सुरक्षा चूक के मामले में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला किया है। आप विधायक संजीव झा ने गृह मंत्रालय की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधानसभा परिसर जैसा उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये राजनीतिक विवाद उस घटना के बाद शुरू हुआ जब पीलीभीत के रहने वाले एक शख्स ने अपनी SUV से विधानसभा का गेट और बूम बैरियर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आप नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित अपनी रसोई होटल में सोमवार शाम अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और होटल की ऊपरी मंजिलों से धुएं का काला गुबार निकलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्राथमिक कारण माना जा रहा है। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गनीमत यह रही कि समय रहते होटल को खाली करा लिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस अब होटल के फायर सेफ्टी मानकों की जांच कर रही है, ताकि लापरवाही का पता लगाया जा सके।